तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम आप सभी का। नमस्कार, जोहार। आप लोग के डिमांड के आधार पे सबसे पहले हम हिस्ट्री का पेपर लाए हैं। कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा, सेमेस्टर 5। ठीक है। मेजर पेपर तीनों कौन कौन सा, मेजर पेपर 9, 10 और 11 तीनों का नोट्स एक साथ दिया जाएगा आपको। 147 पेज का पीडीएफ है ये तीनों मिला के। ठीक है। और सबसे लास्ट में आपको आईएपी का भी नोट्स, आईएपी कैसे तैयार करना है ये भी यहाँ पे नोट्स दिया गया है। ठीक है। तो सिलेबस और नोट्स कंप्लीट यहाँ पे आपको कराया जाएगा। पहले हम लोग सिलेबस देखते हैं एक एक करके। भले ही समझ के चलिएगा कि आप अपने कॉलेज में 1 घंटा का लेक्चर सुन रहे हैं। ठीक है। क्लास लगा हुआ है और 1 घंटा का क्लास है। ठीक है। और आप लोग क्लास में बैठे हुए हैं, इस तरह से सोचिए 1 घंटा आपको यहाँ पे देना है। ये वीडियो लगभग 1 घंटा का रहेगा। तीनों पेपर का डिस्कस करेंगे एक ही बार में, उसके बाद नोट्स आपको दिया जाएगा ऐप में, ज्ञान सागर ऐप में। ठीक है। चलिए, और जिनको नोट्स नहीं, जिनको ऐप नहीं खरीदना है, 60 रुपया दाम है। हालांकि 60 टका में 4 साल तक आपको फ्री हो जाएगा नोट्स। सब सारा ऐप, सारा जितना ही रहेगा सेमेस्टर 1 से 8 तक सब फ्री हो जाएगा 60 टका में। फिर भी जिनको नहीं खरीदना है वो क्वेश्चन को देख लीजिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पे शुरू करते हैं सेमेस्टर 5 मेजर पेपर 9 से। मेजर पेपर 9 में पढ़ना है आपको हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत का इतिहास। कितना से कितना तक का, तो 1200 से लेकर के 1526 तक का इतिहास। ठीक है। 1206 से लेकर के 1526 तक का इतिहास पढ़ना है मेजर पेपर 9 में। ठीक। सिलेबस बता दीजिए भैया। तो देखिए, सिलेबस में सबसे पहले आपका क्या है, तो एमरजेंस ऑफ दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ना है। एंड प्रोविंशियल डायनेस्टिक्स। एक मिनट रुकिएगा। चलिए, मतलब क्या होता है ना कि काम करते टाइम कोई ना कोई आ ही जाते हैं। तो एमरजेंस ऑफ दिल्ली सल्तनत एंड प्रोविंशियल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वंशक या वंशज। ठीक है। तो डायनेस्टी से बना है ये, डायनेस्टीज। चलिए, तो ये जो है इसमें आप अलग अलग वंश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आपको खिलजी वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। ठीक है। और कुछ कुछ तुगलक वंश, मुगल वंश के बारे में इसके बाद पढ़िएगा। ठीक है। नेक्स्ट, इकोनॉमी के बारे में पढ़ना है कि इस समय, यानी कि ये जो दिल्ली सल्तनत का समय था, तुगलक काल, मुगल काल, सॉरी मुगल काल बोल रहे हैं, विजयनगर साम्राज्य। ठीक है। तो ये दिल्ली सल्तनत के समय कुल मूल रूप से ये जो है 1206 से 1526 तक का इतिहास, ये दिल्ली सल्तनत का इतिहास कहा जाता है। ठीक है। पूरा दिल्ली सल्तनत इसमें आप लोग पढ़िएगा। दिल्ली सल्तनत में इकोनॉमिक कंडीशन कैसा था, यानी कि आर्थिक व्यवस्था कैसी थी यहाँ पे। फिर यूनिट 2 में सोसाइटी, यानी कि दिल्ली सल्तनत के समय समाज कैसा था। फिर पढ़ना है आपको कल्चर एंड रिलीजन, उस समय पे कौन से धर्म ज़्यादा चलते थे। तो आपको मालूम है एक समय में भारत में लगभग इस्लाम धर्म सबसे ज़्यादा टॉप पे था। दिल्ली सल्तनत हो गया, मुगल काल हो गया। ठीक है। चलिए चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं। यहाँ पे मैं आपको केवल 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन दूंगा। ठीक है। इसी में से 5 मार्क्स वाले भी हैं और 15 मार्क्स वाले भी हैं। 1 मार्क्स वाले आपके एग्जाम में 5 क्वेश्चन आते हैं, और 5 को जो आएगा ना वो इतना पढ़ने से आपका कवर हो जाएगा। ठीक है। तो स्पेशली 1 मार्क्स के लिए नहीं प्रिपेयर किया जा रहा है। चलिए, 5 मार्क्स और 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन को मैं अब दिखाता हूँ, और उसके आंसर भी यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग यूनिट 1 से। ठीक, प्रश्न संख्या 1। और एक क्वेश्चन में कई कई आंसर आपके छिपे होते हैं। पहला है दिल्ली सल्तनत के विभिन्न चरणों। ठीक है, या दिल्ली सल्तनत में विभिन्न शासकों का वर्णन करें या विवेचन करें। तो दिल्ली सल्तनत के विभिन्न चरण, जिसमें क्या आता है, मामलुक वंश जिसे गुलाम वंश कहा जाता है, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, ठीक, लोधी वंश का विस्तृत एवं क्रमबद्ध ऐतिहासिक विवेचन करें। ठीक है। इंग्लिश में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश में कर सकते हैं, एक्सप्लेन इन डिटेल द डिफरेंस फेस ऑफ दिल्ली सल्तनत। इसमें आता है ममलुक डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी एंड लोधी डायनेस्टीज। इन सभी डायनेस्टीज के बारे में आपको पढ़ना है, बताना है। ठीक, तो सबसे पहले पढ़ लीजिएगा कि दिल्ली सल्तनत जो है 1206 से 1526 तक का इतिहास को माना जाता है दिल्ली सल्तनत का इतिहास। ठीक, इसमें जो है 300, लगभग 300 साल ही मानिएगा, 350 या 325 बोलते हैं, तो 300 वर्ष जो है दिल्ली सल्तनत का शासन रहता है। इसमें 5 अलग अलग शासक यहाँ पे शामिल हैं, 5 प्रमुख वंश शामिल हैं। कौन कौन सा वंश अभी हम लोगों ने पढ़ा है।
चलिए नीचे में भी पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले आता है गुलाम वंश, जिसको मामलुक वंश भी कहा जाता है। ठीक, दिल्ली सल्तनत का प्रथम वंश था, इसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। ठीक है, आप लोग पढ़िएगा, आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा, मैं नोट्स दे रहा हूँ, मुझे पढ़ने का उतना अभी क्या बताएं, सभी पेपर का नोट्स देना है। और कोल्हान यूनिवर्सिटी का भी एग्जाम चल रहा है, मतलब होने वाला है। अभी रांची यूनिवर्सिटी का भी एग्जाम चल रहा है सेमेस्टर 6 का। ठीक, 22-26 सेशन। और तो और 22-26 सेशन SKMU दुमका का भी एग्जाम डेट आ चुका है। और तो और SKMU दुमका का सेमेस्टर 2 का भी एग्जाम डेट आ गया है, सेमेस्टर 1 का भी। तो इतना सारा यूनिवर्सिटी संभालना थोड़ा मुश्किल होता है। और आप लोग सेमेस्टर 5 में आ गए हैं, तो खुद भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब आप लोग ग्रेजुएट होने जा रहे हैं, लास्ट ईयर में है। इसके बाद जस्ट 2 या 3 महीने के बाद मुश्किल से आपका सेमेस्टर 6 का एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, मतलब अप्रैल तक आपका सेमेस्टर 6 का एग्ज़ाम भी हो ही जाएगा। ठीक है, जहाँ तक मुझे आइडिया है, तो पढ़ लीजिएगा, ये दिल्ली सल्तनत के बारे में डिटेल में है। फिर नेक्स्ट अगला आ जाता है बलवन, अलाउद्दीन खिलजी तथा मोहम्मद बिन तुगलक के राजत्व सिद्धांतों का तुलनात्मक अध्ययन करें। तीनों के बारे में बताना है, या फिर किसी एक के बारे में भी पूछा जाएगा कि बलवन का राजत्व सिद्धांत क्या है, या अलाउद्दीन खिलजी का राजत्व सिद्धांत क्या है, या मोहम्मद बिन तुगलक का राजत्व सिद्धांत क्या है। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं किंगशिप। देखिए, इंग्लिश में क्वेश्चन अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मेक अ कॉम्पेरेटिव स्टडी ऑफ द थ्योरीज ऑफ किंगशिप। किसके किसके बीच में, तो ऑफ बलवन, अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद बिन तुगलक। ये तीन है, तीनों में से आपको कंपेयर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। विजयनगर साम्राज्य आपने पढ़ा होगा क्लास 12 में, अगर 12th में हिस्ट्री रखे होंगे, हरिहर तथा बुक्का राय नाम याद आ जाता है ना। तो विजयनगर साम्राज्य के उदय, प्रशासनिक व्यवस्था तथा सांस्कृतिक योगदान का विस्तार से वर्णन करना है। डिस्क्राइब इन डिटेल द राइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एंड कल्चरल कंट्रीब्यूशन ऑफ द विजयनगर एम्पायर। ओके, चलिए, तो ये विजयनगर साम्राज्य के बारे में बता दीजिएगा। और यहाँ के सबसे प्रसिद्ध राजा कौन थे, कृष्णदेव राय। ठीक, और इन्होंने एक किताब लिखा था, उसका नाम था अमुक्तमाल्याद। ठीक है, अमुक्तमाल्याद, जो कि कन्नड़ भाषा में था। ठीक, और इसके प्रसिद्ध क्या थे, मंत्री थे तेनालीराम। कई वेब सीरियल भी बना इसके ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट 4 नंबर, बहमनी राज्य की स्थापना, प्रशासनिक संगठन तथा ऐतिहासिक महत्व का मूल्यांकन करें। ठीक है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किससे हुई, किन्होंने किया, प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, संगठन कैसा था, ऐतिहासिक महत्व क्या है, इनका इम्पोर्टेंस क्या है, ये बताना है। तो देखिए, बहमनी साम्राज्य जो था ये दक्षिण भारत में इस्लाम संगठन था एक तरह से। ठीक है, दक्षिण भारत का प्रथम स्वतंत्र मुस्लिम राज्य था, जिसने दक्कन के क्षेत्र में इस्लामी शासन की नींव रखी थी। ठीक है, और स्थापना 1347 ईस्वी में हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी हसन बहमन शाह ने की थी, जिसने दिल्ली सल्तनत के तुगलक शासकों के विरुद्ध विद्रोह कर स्वयं को स्वतंत्र सुल्तान घोषित किया था। और बहमनी राज्य की राजधानी कहाँ पे थी, तो गुलबर्गा था, जो कि आज किस नाम से जाना जा रहा है, अहसनाबाद। ठीक है, और बाद में बीदर बनी। और यही सब आपका 1 मार्क्स वाले भी बनते हैं कि जैसे बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो गुलबर्गा, या बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई। ठीक, तो 1347 में। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो अलाउद्दीन हसन बहमन ने। ये सब आपका काम है कि आप इन सबको नोट डाउन करते चलें। ठीक है, नेक्स्ट, और गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, ये तीनों के आपस में लड़ते रहते थे। इसके बारे में भी आप कर लीजिएगा कि त्रिपक्षीय संघर्ष। ठीक है, इस राज्य के पतन के बाद दक्कन में 5 स्वतंत्र सुल्तान बने, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीदर और बरार। ठीक है, और ये तीनों जो है आपस में लड़ते रहते थे। एक क्वेश्चन आता है कि त्रिपक्षीय संघर्ष क्या है, त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में बताइए। तो त्रिपक्षीय यही है, तीनों जो आपस में लड़ते रहते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा यहाँ पे 5वां क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के उदय के कारण एवं विस्तृत विश्लेषण बताना है कि दिल्ली सल्तनत का उदय कैसे हुआ और इसका क्या कारण था दिल्ली सल्तनत बनने का। ठीक है, और इसका पतन कैसे होता है ये भी आपको पढ़ लेना है। पतन मतलब समाप्ति। ठीक है, चलिए ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आते हैं।
तो अब यहाँ पे आता है यूनिट 2 शुरू होता है, जिसमें इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में पढ़ना है आपको। दिल्ली सल्तनत का इकोनॉमिक कंडीशन कैसा था। ओके, तो यहाँ पे शुरू करते हैं हम लोग इकोनॉमी। और एक चीज़ बताऊँ, जब आप पढ़ने बैठिएगा तो बीच बीच में 20-20 मिनट का ब्रेक लेके आप पानी पी लीजिए, एक एक गिलास। ठीक है, पानी पीजिएगा तो क्या क्या होगा, बार बार टॉयलेट जाएंगे और आपको बार बार फिर उठना पड़ेगा। 20-20 मिनट के अंतराल में आप बार बार वॉशरूम जाइएगा, 20-20 मिनट के अंतराल में पानी पीजिएगा। इस पर क्या होता है कि आपका बॉडी जो है हाइड्रेट रहता है, दिमाग हाइड्रेट रहता है। ठीक है, जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग के बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और 20-20 मिनट के बाद आप जो है ना ज़्यादा लॉन्ग टर्म एक साथ नहीं पढ़ना चाहिए, अंतर लेना चाहिए। 20 मिनट का पढ़िए, फिर 2 मिनट का गैप लीजिए। ठीक है, तो इससे आपका गैप भी बना रहेगा और पानी का संतुलन भी बना रहेगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे शुरू करते हैं। दिल्ली सल्तनत के काल में कृषि उत्पादन की प्रकृति एवं विकास का वर्णन कीजिए, कि दिल्ली सल्तनत के समय में कृषि कैसा था, उत्पादन कैसा होता था और टैक्स कितना लिया जाता था, ये सब भी आपको लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रत्येक यूनिट से 5 क्वेश्चन रेडी किए गए हैं, प्रत्येक यूनिट से। ठीक है, मतलब जैसे मेजर पेपर 9 में 4 गो यूनिट है, तो चारों यूनिट से 5-5 क्वेश्चन, मतलब 20 क्वेश्चन है, समझे। 20 क्वेश्चन में पूरा पेपर खत्म मेजर पेपर 9 का। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत की एकता प्रणाली का विस्तार से वर्णन कीजिए। ये एकता प्रणाली क्या होती है। ठीक, तो देखिए एकता प्रणाली जो है सल्तनत काल की प्रशासनिक आर्थिक व्यवस्था को रीढ़ बनाया जाता था। ये रीढ़ क्यों बोला गया है, क्योंकि इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य था विकास मुख्यतः सुल्तान के प्रारंभिक काल में हुआ। इसे इल्तुतमिश ने जो है स्थापित किया था या बनाया था। ठीक है, एकता प्रणाली सैनिकों और अधिकारियों को वेतन देने का एक तरीका था। जैसे एकता प्रणाली में क्या हुआ, आप मैं राजा हूँ अरे आप ही राजा बनिए, चलिए आप ही राजा हैं, मैं सैनिक हूँ, तो मैं काम करूँगा, आप मुझे ना पेमेंट नहीं देंगे, सैनिक को पेमेंट नहीं देंगे, किसी ज़मीन को दे देंगे, बोलेंगे लो ये ज़मीन तुम्हारा है और यहाँ पे जो भी किसान खेती करेगा वो तुमको ही टैक्स देगा, मुझे टैक्स नहीं देगा। ठीक है, तो राजा जो है किसानों को ज़मीन देते थे, सैनिकों को ज़मीन देते थे, सैनिक या फिर जो भी काम करते थे। ठीक है, और उस ज़मीन से जितना भी टैक्स होता था वो राजा नहीं लेता था, बल्कि वह अधिकारी जिसके अंदर में रहता था या जिस सैनिक को दिया गया है वो ज़मीन, उसको टैक्स दिया जाता था और उसी से वह किसान वह सैनिक जो है अपना पेमेंट चलाता था। मतलब सैलरी नहीं मिलता था, ज़मीन मिलता था। ज़मीन से जो किसान उपजाएगा उस टैक्स को लिया जाता था सैनिक के द्वारा। समझ गए। दिल्ली सल्तनत के काल में नगरों के विकास तथा व्यापारिक वाणिज्य की स्थिति बताएं, कि दिल्ली सल्तनत के समय शहर किस तरह से बन रहे थे। ठीक, और व्यापार किस तरह से तेजी से उभर रहे थे। ठीक है, एक यहीं पे क्वेश्चन आता है कि दिल्ली सल्तनत में किसानों की स्थिति पर विश्लेषण कीजिए। किसानों की स्थिति का विश्लेषण मतलब कि किसान को कितना टैक्स दिया जाता था। ठीक, मतलब किसान लोग कितना टैक्स देते थे और पैदावार में मुख्य कौन कौन से नहर बनाए गए थे। ठीक है, कहाँ से उगाते थे, कौन कौन से फसल उगाते थे, यही सब आपको पढ़ना है। थोड़ा सा डीप रिसर्च अगर आप खुद कर सकें तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक, नेक्स्ट अगला जाता है, दिल्ली सल्तनत के काल में कृषि एवं गैर कृषि उत्पादन के महत्व का मूल्यांकन करें। एकदम डीप सभी क्वेश्चन को मैंने बताया है पूरा विस्तार से, ताकि एक भी क्वेश्चन ना छूटे। अब आता है सोसाइटी, यानी कि दिल्ली सल्तनत में सोसाइटी समाज व्यवस्था कैसी थी, ये पढ़िए। देखिए नेक्स्ट, मैं इस वीडियो को बनाने में बीच बीच में गैप लूँगा, प्रत्येक एक पेपर कंप्लीट करूँगा, फिर वीडियो को रोक के 20 मिनट का गैप लूँगा। इस तरह से इस वीडियो को कंप्लीट करूँगा, कहीं एक बार इतना लंबा वीडियो ना मेरे लिए भी माथा का दर्द हो जाएगा। चलिए, तो यूनिट 3 सोसाइटी, यानी कि दिल्ली सल्तनत में समाज कैसा था, कौन से धर्म मानते थे लोग। ठीक है, दिल्ली सल्तनत काल में ग्रामीण समाज की संरचना तथा ग्राम समुदाय की भूमिका का विस्तार से वर्णन करें। ठीक है, डिस्क्राइब इन डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ रूरल सोसाइटी एंड द रोल ऑफ विलेज कम्युनिटी ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत काल में ग्राम व्यवस्था आधार थी, जनसंख्या अधिकांश भाग गाँव में रहते थे। आज तो शहर में रहते हैं, मैक्सिमम लोग उस टाइम पे गाँव में ही रहते थे। ठीक है, और गाँव का जो एक तरह से जिम्मा होता था, मुखिया, चौधरी, ठीक है, ये सभी संभालते थे। ठीक है, ये मुकदमा हो गया, चाहे कोई भी कुछ हो जाता है, और जितना भी कामकाज था कानूनी वो सब पटवारी करता था। पटवारी को वर्तमान समय में राजस्व कर्मचारी बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो ये सब आपको पढ़ लेना है। नेक्स्ट मज़ा भी आएगा, थोड़ा सा एंजॉय लेके पढ़िएगा। दिल्ली सल्तनत के काल में शहरी समाज की संरचना
एवं विभिन्न वर्गों का विश्लेषण करें कि दिल्ली सल्तनत के समय शहरी लोग किस तरह से रहते थे और गांव की तुलना में शहर का कंपैरिजन करके देखिएगा कि उस टाइम पे चले जाइए, अपने दिमाग को ले जाइए और सोच के देखिए कि आप उस समय पे मतलब कि 1500 लगभग आज से 500 साल पहले, अभी 1500 का बात कर रहे हैं ना, 1200 से 1500, तो 500 से 800 साल पहले कैसा समाज होता था, ठीक है। और आज का समाज के साथ कंपैरिजन करके देखिएगा, कल्पना करके सोचिएगा थोड़ा सा, ठीक है। केवल किताबी ज्ञान का प्रयोग नहीं बल्कि अपने भी दिमाग का प्रयोग कीजिएगा। दिल्ली सल्तनत के काल में सामाजिक वर्गों के बीच संबंधों का मूल्यांकन करें कि आपस में जो भी रहते थे, हिंदू, मुस्लिम, ठीक है, सिख, ईसाई, ये सब आपस में किस तरह से रहते थे, ठीक। इन पे एक टैक्स लिया जाता था जजिया कर, वो आगे चल के पढ़िएगा आप, ठीक है, मुगल काल में जजिया कर आता है। नेक्स्ट यूनिट 4 क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 यूनिट 3 का, दिल्ली सल्तनत काल में जाति व्यवस्था की स्थिति क्या था, भूमिका, ये सब आपको बताना है कि दिल्ली सल्तनत में जाति व्यवस्था कैसे थी। जैसे कि आज देखिएगा कि अपने ही जाति में विवाह करना पहले कंपलसरी था, बट धीरे धीरे यह चीज़ क्या हो रहा है, शहरों में हट रहा है, ठीक है। हालांकि आज भी नहीं कर सकते हैं आप, ऐसा अगर सोच रहे हैं तो आपके घर में लाठी लाठी मार हो जाएगा ऐसा सोचिएगा भी मत, ठीक है, कि इंटर कास्ट मैरिज करेंगे, नहीं, गाँव में है तो फिर मुश्किल हो जाएगा जीना, ठीक है। चलिए, मैं तो सोच ही नहीं रहा हूँ तो आप लोग कहाँ सोचिएगा, और सोच रहे हैं तो फिर गाना सुने ना खेसारी का, हमारा घर से ओकरा घर से लाठी लाठी मार है, थाने FIR भइल घर दूर से हो फरार छपराना लौट के जाएंगे। चलिए, दिल्ली सल्तनत काल में हिंदू मुस्लिम सामाजिक संबंधों का मूल्यांकन करें, खास तौर पे हमारे देश में हिंदू मुस्लिम, और तीसरा सिख, ठीक है, सिख तो बहुत कम मात्रा में है मतलब, ठीक है, और ईसाई भी बहुत कम मात्रा में है, तो हिंदू और मुस्लिम का संबंध कैसा था ये बताना है। यूनिट 4 आता है जो कि मेजर पेपर 9 का अंतिम यूनिट है, और इसमें आप लोग पढ़िएगा कल्चर और रिलीजन के बारे में। कल्चर माने संस्कृति, हिंदू धर्म में अलग संस्कृति है, इस्लाम धर्म में अलग संस्कृति है, ईसाई धर्म में अलग संस्कृति है, ठीक है। तो मुख्य रूप से आप हिंदू और इस्लाम की संस्कृतियों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और ऐसा नहीं कि हिंदू मुस्लिम कट्टर है, नहीं भाई, बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे भी, बहुत सारे इस्लाम दोस्त हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से हम लोग बातचीत करते रहते हैं, पता ही नहीं चलता है, खाना वाना खाते हैं, लेकिन मीडिया के चक्कर में लगेगा कि बाप रे एक दूसरे का तो एकदम जानी दुश्मन है यार लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आ जाता है उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति, विकास एवं प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। उत्तर भारत मने मध्य प्रदेश के ऊपर जितना भी भारत का एरिया आता है वो सब उत्तर भारत कहलाता है, ठीक है। तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन होता है जिसमें मीराबाई, इसी समय में मीराबाई का उदय होता है, ठीक है। और आप कुछ कुछ और भी नाम दे सकते हैं जैसे कि कबीरदास, हालांकि कबीरदास का उदय बाद में होता है, वो मुगल काल में होता है, ठीक है। दादू आते हैं, नानक आते हैं, इन सब के बारे में बताना है, यहाँ पे आपको डिटेल में मिल जाएगा, ठीक है। हालांकि कबीरदास वगैरह का भी वर्णन कर सकते हैं। नेक्स्ट, दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन के स्वरूप। तो भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत में दो गो प्रमुख संत मिलते हैं आपको दक्षिण भारत में, एक आता है अलवार, क्या आता है, अलवार, और दूसरा आता है नैनार। नैनार क्या क्या, अलवार और नैनार। अलवार जो है आपका, अलवार संत दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में अलवार संत जो हैं ये विष्णु भगवान को पूजते हैं, और नैनार संत जो हैं ये शिव भगवान को पूजते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप पढ़िएगा अभी अलवार और नैनार, जैसे कि अलवार है और ये नैनार है, ठीक है। तो दो तरह से साधु संत मिलते हैं, एक विष्णु भगवान को पूजने वाले अलवार, और नैनार जो शिव भगवान को पूजते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सूफी आंदोलन की उत्पत्ति, सिद्धांत तथा भारतीय समाज पर उसके प्रभाव का वर्णन करें। सूफी आंदोलन, जैसे हिंदू धर्म में साधु बोलते हैं तो इस्लाम धर्म में सूफी बोलते हैं, ठीक है। सूफी आंदोलन के बारे में आपको बताना है इस्लाम धर्म में। और आपने नाम सुना होगा दरगाह, ठीक है, दरगाह जैसे अजमेर शरीफ है, ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है, तो ये सब दरगाह के बारे में आपको थोड़ा बहुत पढ़ लेना है, ठीक है। यही तो जानकारी लेने का समय है यार, तभी ना बाद में जाके घूमने जाइएगा दरगाह वगैरह। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत काल की केंद्रीय स्थापना एवं क्षेत्रीय स्थापत्य परंपराओं का विस्तार से वर्णन करें। और ये भी जान लीजिएगा कि उस समय भाषा कौन सी चलती थी, शिक्षा व्यवस्था कैसा था, ये भी आपको फोकस करके बताना है क्योंकि आप एक स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे फारसी भाषा का प्रयोग किया जाता था, ठीक है, और वहीं से ये डायलॉग निकला है, हाथ कंगन को आर से किया और पढ़े लिखे को फारसी किया, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत काल में कला संस्कृति के विकास का समग्र मूल्यांकन करें। तो यहाँ से आपका जो है कंप्लीट होता है मेजर पेपर 9, ठीक, 5 क्वेश्चन। अब आता है मेजर पेपर 10, तो जिसमें हम लोग झारखंड का हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, हिस्ट्री ऑफ झारखंड, कब से कब तक, तो 1857 से लेकर के 2000 तक का इतिहास, ठीक है, जब झारखंड अलग हो जाता है बिहार से। तो ये पढ़िएगा मेजर पेपर किसमें, 10 में। उसके बाद मेजर पेपर 11 करेंगे। तो चलिए थोड़ा सा ब्रेक लेता हूँ मैं वीडियो को रोक के। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए मैंने मिट्टी से बनाया है इसको, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा अच्छा है। चलिए तो शुरू किया जाए। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग करने वाले हैं झारखंड का इतिहास, ठीक है। आप लोग सोच रहे होंगे यार कम से कम फेस दिखा दीजिए कहाँ पे हैं, ठीक है। तो चलिए, करेंटली आई एम इन रांची, हालांकि मैं बोकारो का हूँ। तो शुरू करते हैं मेजर पेपर 10। इसमें आपको झारखंड का इतिहास पढ़ना है। अब मैं आपको बता देता हूँ सिलेबस। सिलेबस से आपको क्या पता चलता है, सिलेबस से ये पता चलता है कि हम किस रास्ते में जा रहे हैं, ठीक है, मैं किस गली जा रहा हूँ, ये पता हो जाता है आपको। देखिए सबसे पहले आता है यूनिट 1। तो यूनिट 1 में क्या है आपका, देखिए यहाँ पे है आपका एंटी ब्रिटिश मूवमेंट इन झारखंड। सॉरी यार, एंटी ब्रिटिश मतलब ब्रिटिश के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ जो आंदोलन लड़े गए। अब आप इसी सिलेबस देख के ही आपके दिमाग में बनने लगता है कॉन्सेप्ट कि मुझे क्या 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 यहाँ पे लिखना होगा। पहले आ जाता है बिरसा मूवमेंट, यानी कि बिरसा आंदोलन, ठीक है। बिरसा मुंडा के बारे में आप समझ गए कि भाई बिरसा मुंडा अंग्रेजों के साथ लड़े थे, जंगल में छिप छिप के तीर धनुष से हमला करते थे, ठीक है, 24 साल की उम्र में। 1895 से 1900 के बीच में ये आंदोलन लड़े। 24 साल का लड़का था, मैं भी 24 साल का हूँ, लेकिन मैं बिरसा मुंडे की जितना साहसी नहीं हूँ, उनसे तुलना भी नहीं कर सकता हूँ, मैं उनके सामने नगण्य नहीं हूँ। आप भी तुलना करके देखिए कितना तुच्छ आदमी लगता है हम लोग को यार। सपाहोड़ आंदोलन के बारे में जानिएगा, सपाहोड़ आंदोलन क्या है, कैसे लड़ा गया, ये सब अभी हम लोग पढ़ेंगे। टाना भगत आंदोलन के बारे में पढ़िएगा। फिर पढ़िएगा द रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड राजा अर्जुन सिंह। राजा अर्जुन सिंह के बारे में जानते हैं जी, ये यही के हैं, राजा अर्जुन सिंह ऑफ पोरहाट। पोरहाट कोल्हान में ही आता है। और राजा अर्जुन सिंह 1857 की क्रांति में पूरे की क्या बोलें कि सिंहभूम से एक तरह से ना महान नायक की ओर से उभरे थे, ठीक है। सिंहभूम में सबसे ज़्यादा लीडिंग रोल पे कोई थे तो राजा अर्जुन सिंह थे, ठीक है। मेरा बॉडी में शहर उठता है जब नाम सुनता हूँ उन लोगों का। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। तो अगला है झारखंड एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी कि भारत में जब आज़ादी के लिए लड़ाई हो रहा था तो झारखंड के लोगों ने क्या क्या योगदान दिया। इसमें आपको पढ़ना है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, यानी कि असहयोग आंदोलन, ठीक है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट मतलब असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक चला था। आपको मालूम है 1920 में शुरू हुआ था, जिसमें सभी लोग अपना अंग्रेजी कपड़ों का जला दिया था। होली कहा जाता है कि अंग्रेजों के कपड़ों की होली खेली गई जला के। इसके अलावा 1922 में चौरी चौरा कांड होता है, गोरखपुर में 22 पुलिसकर्मियों को जला दिया जाता है और उसी समय ये असहयोग आंदोलन बंद किया जाता है। तो इसका झारखंड में क्या प्रभाव पड़ता है ये पढ़ना है। फिर पढ़ना है सिविल डिजोबिएंट मूवमेंट। इसके बाद असहयोग आंदोलन के बाद शुरू होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय यानी कि विनती के साथ। इसमें क्या होता है 1930 में होता है। और इसमें क्या होता है 1930 में होता है नमक सत्याग्रह, यानी कि अंग्रेजों ने जब नमक पर टैक्स लगा दिया, ठीक है, तब महात्मा गांधी ने आंदोलन किया। और उसी का परिणाम आज है कि आज उतना दूर से नमक आता है, गुजरात हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया, महाराष्ट्र, उतना दूर से आता है नमक झारखंड में। और नमक हम लोग कैसे किलो खरीदते हैं 20 रुपया किलो। उतना दूर से आने का 1 भी रुपया टैक्स नहीं लगता है नमक पे, इसी आंदोलन के कारण। तो आप ये मत पूछेगा कि महात्मा गांधी ने किया गया है। नमक जो इतना सस्ता खा रहे हैं ना, आपको लगता है कि गुजरात से आके सामान आपको 20 रुपया 25 रुपया किलो मिलेगा या 40 रुपया किलो। अच्छा नमक लीजिएगा तो 40 रुपया लगता है, उससे ज़्यादा नहीं लगता है, 40-42 टाटा का। तो यही परिणाम है कि नमक पे 0% GST लगाया जाता है, नमक पे GST नहीं लगता है, ठीक है। रीजन महात्मा गांधी ने आंदोलन किया था यार, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। चलिए नेक्स्ट है क्वाइट इंडिया मूवमेंट। क्वाइट इंडिया मतलब भारत छोड़ो आंदोलन,
ठीक है। तो भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में बताना है। जब महात्मा गांधी ने 1942 में नारा दिया करो या मरो, डू और डाई, जब महात्मा गांधी पहली बार क्या बोलते हैं कि अहिंसा पे उतरते हैं, इसी आंदोलन को कहा जाता है करो या मरो में जब महात्मा गांधी नारा देते हैं डू और डाई, ठीक है, करो या मरो, तो बोला जाता है कि महात्मा गांधी अगस्त क्रांति 8 अगस्त 1942 को ये नारा दिए थे और उसी समय महात्मा गांधी बोले कि अब हमें हिंसा का रूप पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो ये पढ़ना है। अभी मैं आपके दिमाग में घुसा रहा हूँ कि क्या क्या पढ़ना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। सोशल एंड कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि सामाजिक और सांस्कृतिक क्या क्या बदलाव आता है। एजुकेशन एमोंग द ट्राइबल झारखंड, यानी कि झारखंड में जो एजुकेशन है जनजातियों में वो किस तरह से पाया जाता है। फिर पढ़ना है आपको रोल ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज इन हेल्थ एजुकेशन, ठीक है, यानी कि क्रिश्चियन लोग झारखंड में किस तरह से शिक्षा और स्वास्थ्य का प्रचार करते हैं। ट्राइबल फेस्टिवल के बारे में जानना है, जिसमें कि संथाल हो गया, सोहराय हो गया, ठीक है, और क्या क्या होता है, सरहुल हो गया, ठीक है। डांस के बारे में जानना है, म्यूजिक, डांस और आर्ट के बारे में, कला के बारे में, कोहबर कला होता है, ठीक है। टूरिज्म इन झारखंड, झारखंड में कहाँ कहाँ घूमने की जगह है। जुबली पार्क जाएंगे गर्लफ्रेंड लेके ठीक है, तो गर्लफ्रेंड रहेगा तब न जाएगा यार। चलिए, तो जुबली पार्क मैं गया था जमशेदपुर, NIT जमशेदपुर जब मैं ज्वाइन किया था। ठीक है, बहुत ख्वाहिश था कि जाऊँगा, सोच के रखा था, लेकिन नहीं जा पाया। देखा था दूर से, केवल जब मैं अपने बाइक से पार होता था रोड में ही देखा था जुबली पार्क, लेकिन अंदर नहीं घुसा था। सोचा कि बाद में जाऊँगा और जा ही नहीं पाया। जाऊँगा अब कभी, गर्लफ्रेंड तो नहीं है, वाइफ को ही लेके जाऊँगा, शादी करूँगा तो। चलिए, टूरिज्म इन झारखंड, यानी कि झारखंड में पर्यटन कहाँ कहाँ घूमने की जगह है। पारसनाथ बताइए, ठीक, जुबली पार्क बताइए, और रजरप्पा बताइए। इसके अलावा बेतला नेशनल पार्क बताइए, दालमा अभयारण्य बताइए, ठीक है। बेतला नेशनल पार्क कहाँ पे है, लातेहार पलामू बॉर्डर में है। दालमा अभयारण्य आप ही के एरिया में पड़ता है। जब आप जाइएगा जमशेदपुर, रांची से जमशेदपुर, चाहे बोकारो से जमशेदपुर, तो आपको मेन रोड में ही पड़ता है, हाईवा में, ठीक है, हाईवे में पड़ता है। दालमा अभयारण्य हो गया। सारंडा का वन बताइए, ठीक। बाकी आपका यहाँ पे है ये वो डैम, क्या नाम है उसका, चांडिल डैम है, ठीक है, बहुत फेमस है। और भी जितना भी है, डिमना डैम है, ये सब, अय्यर डैम है, बताना है, ठीक। और भी झारखंड में बहुत घूमने की जगह है। हुंडरू फॉल है, ठीक है, लोधा जलप्रपात है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट अगला जाता है यूनिट 4। इसमें क्या है, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन एंड टेनेंसी एक्ट। तो आपने पढ़ा है CNT एक्ट, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम। और फिर इसमें है आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि किस तरह से झारखंड में फैक्ट्री के बारे में फैलता है। इम्पैक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन, ठीक, यानी कि झारखंड में वनों की कटाई। फिर छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, यानी कि CNT एक्ट, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, और SPT एक्ट, यानी कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, जिसके तहत झारखंड में जितना भी जमीन का खरीद बिक्री होता है ये 2 एक्ट के तहत होते हैं, CNT एक्ट एंड SPT एक्ट। ये क्या है उसके बाद में क्वेश्चन पढ़ूंगा, समझा देता हूँ। CNT एक्ट जो है, ये CNT एक्ट ये झारखंड के 18 जिलों में लागू है, और SPT एक्ट झारखंड के 6 जिलों में लागू है, ठीक है। चलिए मैं फेस हटाता हूँ और आपको लिख के बताता हूँ। देखिए, ये जो CNT एक्ट है इसका फुल फॉर्म होता है C से छोटा नागपुर, N से CN से छोटा नागपुर, T से टेनेंसी, टेनेंसी मतलब काश्तकार, काश्तकार माने किसान। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, छोटा नागपुर काश्तकारी, काश्तकार मतलब किसानी होता है। अधिनियम, एक्ट मतलब अधिनियम मतलब कानून, छोटा नागपुर किसानों के लिए कानून। और ये SPT मतलब संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम। ये क्या होता है समझिए बात को। संथाल परगना जो है 6 गो जिला को कहा जाता है संथाल परगना। ये 6 जिले कौन कौन आते हैं, तो इसमें आ जाता है दुमका, जामताड़ा, गोड्डा, ठीक, पाकुड़, साहेबगंज और देवघर। ये 6 जिला को संथाल परगना का नाम दिया गया है, ठीक है। इन 6 जिला में जो है SPT एक्ट चलता है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम चलता है, SPT एक्ट। और बाकी जो 18 जिला बचता है, झारखंड का 24 गो जिला है ना, 6 गो ये हो गया संथाल परगना, और बाकी छोटा नागपुर में 18 जिला आता है। ये 18 जिला जितना भी बच गया, यहाँ पे CNT एक्ट चलता है, CNT एक्ट, ठीक है, 1908 में लागू होता है CNT, और SPT 1949 में लागू होता है, ठीक है। तो ये दोनों एक्ट झारखंड में जमीन की लेन देन खरीद बिक्री से है। और इसमें यह भी बोला गया है कि आदिवासी का जमीन, ठीक है, या मतलब ST और SC का जमीन, ST शेड्यूल्ड ट्राइब एंड SC शेड्यूल्ड कास्ट, इन दोनों का जमीन
ये आपस में ही खरीद बिक्री कर सकते हैं। इसका ज़मीन ओबीसी नहीं खरीद सकता है और जनरल भी नहीं खरीद सकता है, समझे। ओबीसी और जनरल, एसटी या एससी का ज़मीन नहीं खरीद सकता है, ये आपस में ही ज़मीन का खरीद बिक्री कर सकते हैं, समझे। तो ओबीसी कोई लेना चाहे एसटी या एससी का ज़मीन तो वो नहीं ले पाएगा, कानूनी गैर अपराध है, ठीक है। ये सब पढ़ना है आपको। नेक्स्ट अगला आ जाता है यहाँ पे झारखंड मूवमेंट, झारखंड आंदोलन, जब बिहार से हम लोग झारखंड का मांग कर रहे थे, एंड द फॉर्मेशन ऑफ झारखंड, और झारखंड का मांग और झारखंड कैसे बनता है ये पढ़ना है। इसमें आप डिटेल में पढ़िएगा कुछ कुछ राजनीतिक पार्टियों के बारे में, जैसे यहाँ पे पढ़ना है डिफरेंट फेज ऑफ झारखंड मूवमेंट और फॉर्मेशन ऑफ झारखंड स्टेट। चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। लगभग आप समझ गए कि मेजर पेपर 10 में आपको झारखंड के बारे में पढ़ना है, ठीक है। चलिए सिलेबस देखने से आपको ना याद आ जाता है कि हाँ ये सब हमको लिखना पड़ेगा। तो यूनिट 1 शुरू करते हैं। इसमें 5 गो यूनिट है, 25 क्वेश्चन है। सबसे पहला है बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुए बिरसा आंदोलन का उदय, उद्देश्य तथा ऐतिहासिक महत्व का वर्णन करना है। बिरसा मुंडा के बारे में पढ़ा है, ठीक। 1875 में उली हाथू में जन्म होता है 15 नवंबर को, ठीक। वर्तमान खूंटी जिला बोल देंगे, पहले तो रांची जिला में आता था, अब खूंटी जिला हो गया है, ठीक है। और 24 साल की उम्र में बिरसा मुंडा अंग्रेज़ों से पूरा लड़ते हैं, ठीक। इसके बारे में बताना है। और फिर अंत में अंग्रेज इनको रांची के होटवार जेल में रख देते हैं, जो इसका वर्तमान नाम बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार है, ठीक है, केंद्रीय कारागार। और यहीं पे अंग्रेज लोग बिरसा मुंडा का अच्छा खाना नहीं देते हैं, मारते हैं, फिर हैजा हो जाता है, जिसके कारण बिरसा मुंडा शहीद हो जाते हैं, ठीक है, 24 साल की उम्र में। चलिए अगला है सफा होड़ आंदोलन का स्वरूप, उद्देश्य तथा झारखंडियों के जनजातीय इतिहास में उसके महत्व की विवेचना करें। सफा होड़ आंदोलन, देखिए आदिवासी आंदोलन है, होड़ नाम से ही आपको पता लगता है कि आदिवासी, ठीक है। तो ये जितने भी आंदोलन है झारखंड में आदिवासियों का ही आंदोलन हुआ है। जनरल और ओबीसी आंदोलन बहुत कम किए हैं, जैसे कि किए हैं, मैं ऐसा नहीं बोलता कि नहीं किए हैं, लेकिन मैक्सिमम आंदोलन 90% आंदोलन जो है एसटी या एससी किया है। जैसे कि अर्जुन सिंह जो 1857 की क्रांति में लड़े हैं, वो भी एक जनरल हैं। तो ऐसा मत कीजिएगा कि नहीं भाई हम ही लोग, ऐसा झारखंड को तोड़िएगा मत, झारखंड को अपने आप में यूनिटी बना के रखिएगा, ठीक है, आपस में मत लड़ने लगिएगा। चलिए नहीं तो फ़ायदा पॉलिटिक्स लोग उठाएगा और आप लोग आपस में एसटी एससी ओबीसी करके लड़ते रहिएगा। पता चला कि फ़ायदा पॉलिटिक्स लोग उठा रहा है उसका, ठीक है। तो सफा होड़ आंदोलन झारखंड के आदिवासी समाज में उत्पन्न एक धार्मिक सामाजिक आंदोलन था। कैसा आंदोलन था? धार्मिक और सामाजिक, जिसका उद्देश्य आदिवासी समाज को नैतिकता सिखाना था, सांस्कृतिक सिखाना था। और ये बोलते थे कि भाई जो है ना, हमें पवित्र जीवन जीना है, हमें मीट मांस नहीं खाना है, ठीक, हमें मदिरा पान नहीं करना है, दारू उरू नहीं पीना है, ठीक। तो ये सब इस सफा होड़ आंदोलन का मूल मंत्र था। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आगे पढ़ना टाना भगत आंदोलन। टाना भगत आंदोलन का उदय कैसे होता है और ये किस तरह से एक नेशनल लेवल का मूवमेंट बनता है। तो 1914 में टाना भगत आंदोलन की शुरुआत होती है, ठीक है। कब? 1914 में। एक व्यक्ति था जिनका नाम था जतरा उरांव, ठीक है, जो मुख्यतः जतरा जनजाति के बीच 1914 में आसपास प्रारंभ होता है। इस आंदोलन के प्रवर्तक जतरा भगत या जतरा उरांव कहा जाता है, ठीक है, जतरा भगत या जतरा उरांव के द्वारा किया जाता है, जो एक अहिंसा आंदोलन था। मतलब इसमें हिंसा का प्रयोग नहीं किया गया था, इसमें सत्य और आत्मानुशासन का मार्ग दिखाया गया। यह सफा होड़ आंदोलन और यह टाना भगत आंदोलन दोनों जो है कैसा आंदोलन था? अहिंसा आधारित था और दोनों ये धार्मिकता से जुड़ा हुआ था, ठीक है, जो लोगों को अच्छी राह पे, नेक राह पे ये सब चलने के लिए बोला गया था, ठीक है। और कुछ कुछ था जिसमें कि अंग्रेजों को टैक्स नहीं दीजिए, ऐसा बात बोला जा रहा था, ठीक है। नेक्स्ट अगला आ जाता है 1857 के विद्रोह में राजा अर्जुन सिंह पोराहाट, ठीक है, पोराहाट लिखा गया, इसको पोराहाट लिख लीजिएगा एक साथ, पोराहाट की भूमिका का मूल्यांकन करें। तो राजा अर्जुन सिंह ने 1857 की जब क्रांति हो रहा था, 1857 की क्रांति, वहाँ पे याद कीजिए सैनिक विद्रोह मंगल पांडे। तो जब पूरे भारत में एक संगठित विद्रोह नहीं हो पाया था, कभी यहाँ पे तो कभी वहाँ पे, ऐसा युद्ध चल रहा था, उस समय झारखंड से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किए थे किसने? राजा अर्जुन सिंह ने। हालांकि पांडे गणपत राय ने भी इसका विद्रोह किया था, ठीक है, और मुक्ति वाहिनी सेना बनाया गया था। तो ये सभी आपका जो है, यार मुझे ठंडा लगने लगा भाई, 1857 की क्रांति से जुड़े हुए हैं। और जो सिंहभूम में सबसे ज़्यादा जोर के साथ लड़े थे उनका नाम था राजा अर्जुन सिंह,
कौन थे? राजा अर्जुन सिंह। ठीक है, बताना है। चलिए आगे देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, झारखंड में ब्रिटिश विरोधी आंदोलन की प्रकृति और ऐतिहासिक महत्व का मूल्यांकन करें। कि झारखंड में जब ब्रिटिश लोग घुसने का प्रयास करने लगा, ठीक है, सिंहभूम की ओर से, सिंहभूम की ओर से ही उन लोग घुसने का प्रयास किया, तो किस तरह से आंदोलन होना शुरू हुआ, ठीक, ये बताना है। चलिए अब यहाँ पे यूनिट 2 शुरू होता है, झारखंड एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। यानी कि भारत में जब आज़ादी चल रहा था अंग्रेज़ों के लिए, तब झारखंड में क्या क्या सहयोग मिला उस आंदोलन को। तो सबसे पहले आ जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। झारखंड में असहयोग आंदोलन का स्वरूप, नेतृत्व और प्रभाव का मूल्यांकन करें कि असहयोग आंदोलन किस तरह से लड़ा जाता है। ठीक, 1920 से 22 जो पूरी तरह से हथियार बंद आंदोलन था, यानी कि इसमें हथियार का प्रयोग नहीं किया गया। इसमें मुख्य उद्देश्य था कि अंग्रेजों की बनी हुई किसी भी चीज़ का प्रयोग हमें नहीं करना है। ठीक है, असहयोग यानी कि अंग्रेज को किसी प्रकार का सहयोग नहीं देना है, और इसीलिए अंग्रेजी कपड़ा, अंग्रेजी टोपी, ठीक है, इस सब को दूर किया गया। बाद में गाना आता है, ठीक है, हालांकि बहुत बाद में आता है, मेरा कैसा बोलते हैं, मेरा जूता है जापानी, ये मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। ठीक है, चलिए इसी से एक गाना निकला था। नेक्स्ट, झारखंड में सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रकृति। अब यहाँ पे सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट आपके पढ़ना है। 1930 में जब आंदोलन होता है, नमक सत्याग्रह, अभी मैंने बताया है उसके बारे में। ठीक है, और महात्मा गांधी के साथ 500 रुपये के नोट में चलते थे। पहले 500 रुपये के नोट आपने देखा होगा, पुराना वाला, जिसमें महात्मा गांधी के साथ उनके 78 अनुयायी यानी कि 78 फॉलोवर्स उनके साथ साथ चलते हैं, और अहमदाबाद के डांडी में जाके नमक बनाते हैं अपने हाथों से, और नमक कानून को तोड़ते हैं। इसके बाद गोलमेज सम्मेलन होता है, 3 गो गोलमेज सम्मेलन होता है। ठीक है, राउंड टेबल आपने पढ़ा होगा शायद। तो गोलमेज सम्मेलन में जाते हैं महात्मा गांधी, भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं, महात्मा गांधी केवल दूसरा वाला में जाते हैं। ठीक है, झारखंड में भारत छोड़ो आंदोलन 1942 जो होता है महात्मा गांधी के द्वारा, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, 8 अगस्त 1942 से शुरू होता है। ठीक है, जिसे अगस्त आंदोलन भी कहा जाता है, जिसमें महात्मा गांधी नारा देते हैं, करो या मरो, इसके बारे में बताना है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड के आदिवासियों की भूमिका के बारे में बताना है कि इंडियन नेशनल मूवमेंट में झारखंड के आदिवासी किस तरह से अपनी भूमिका दे रहे हैं। झारखंड में राष्ट्रीय आंदोलन के प्रभावों का मूल्यांकन करें। झारखंड में किस तरह से नेशनल मूवमेंट जो होता है उसका पार्टिसिपेट करते हैं झारखंड वासी। ठीक है, तो जब ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो सब आप इसमें लिख दीजिएगा, जितना भी आंदोलन हुआ है, सहयोग भी लिख दीजिए, सविनय अवज्ञा भी लिख दीजिए, और भारत छोड़ो आंदोलन भी लिख दीजिए। और अगर फिर भी कम पड़ रहा है तो बिरसा आंदोलन को भी लिख दीजिएगा। ठीक है, सपा होड़ आंदोलन लिख दीजिए, यात्रा भगत, टाना भगत आंदोलन लिख दीजिए, 1857 का क्रांति जो हो रहा है, ठीक है, वो सब भी लिख दीजिए। मतलब खाली छोड़ के नहीं आना, एक भी क्वेश्चन मत छोड़ के आइएगा किसी भी पेपर में, और झारखंड वाले में तो बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट आता है सोशल एंड कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, हिस्ट्री ऑफ झारखंड। तो झारखंड में सोशल एंड कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ये क्या होता है, सामाजिक और सांस्कृतिक। देखिए इसमें आ जाता है, अच्छा ये तीसरा यूनिट है ना, झारखंड के जनजातीय समाज में शिक्षा के विकास का विस्तृत वर्णन कीजिए। झारखंड में जनजातीय जो समाज है, शिक्षा का विकास कैसे होता है। अंग्रेज लोग आते हैं और यहाँ पे क्रिश्चियन मिशनरी चलाते हैं, और बोलते हैं कि अगर आप आदिवासी से, जनजाति से अगर आप ईसाई धर्म को मानना स्वीकार कर देते हैं तो हम आपको क्या देंगे, फ्री में स्कूली शिक्षा देंगे, मिशनरी स्कूल देंगे, स्वास्थ्य देंगे। ठीक है, और इसी तरह से अभी जितना भी ईसाई लोग हैं ना, मुख्य रूप से, माफ़ कीजिएगा मैं खुल के बोलूँगा, ठीक है, तो जितना भी अभी वर्तमान में आदिवासी लोग ईसाई बना है, वो मूल रूप से पहले आदिवासी ही थे। ठीक है, बाद में आपको ईसाई बनाया गया। आप मूल रूप से संथाल धर्म के मानने वाले हैं, बाद में आपको ईसाई बनाया गया, इसलिए कि हम आपको कपड़ा देंगे, हम आपको शिक्षा देंगे, हम आपको स्वास्थ्य देंगे, आप ईसाई बन जाइए। तो ईसाई लोगों ने इस तरह से अपने धर्म का प्रचार किया। ठीक है, एक तरह से अच्छा भी है कि उन्होंने सपोर्ट दिया, लेकिन वो सपोर्ट भी उनके फेवर में था कि हम लोगों को अपने धर्म में शामिल कर रहे हैं। नहीं, वास्तविक व्यक्ति आप दीजिए, कुछ भी दीजिए, लेकिन धर्म बदला मत कीजिए। ठीक है, आप जो भी धर्म है, हिंदू है, इस्लाम है, संथाल है, आप अपने धर्म को प्रायोरिटी दीजिए। ठीक है, दूसरे धर्म में शामिल मत होइए। चलिए, तो इस तरह से अंग्रेज लोगों ने प्रलोभन दिया कि आप आइए, मिशनरियों के साथ मिल जाइए। मिशनरी मतलब अंग्रेज। ठीक है, ईसाई मिशनरी, ईसाई अंग्रेज लोग ईसाई था ना,
तो झारखंड में बोले कि हम स्वास्थ्य देंगे आपको, अच्छा व्यवस्था देंगे, अच्छा कपड़ा देंगे, अच्छा स्कूल देंगे, अच्छी बात है, ठीक है। बदले में आपको धर्म चेंज करना होगा आपको, ठीक है, मतलब आप जो है हमारा धर्म का अपना लीजिएगा। तो उस टाइम का सिचुएशन ऐसा था कि भाई बदलना पड़ा, ठीक है। नहीं बदलेंगे तो मैं भी होता था उस टाइम पे बदल जाता, लेकिन एट अ प्रेजेंट टाइम, वर्तमान समय में देखिए, एक तरह से अगर आप नहीं बदलते हैं ना तो उस टाइम पे नहीं बदलेंगे तो और अंग्रेज लोग जुल्म करता था, ठीक है। हालांकि मैं बदलता या नहीं बदलता है वो कंफर्म नहीं बता पाऊंगा, मैं नहीं बदलता यार, चाहे जो भी हो जाए, भूखे मर जाएंगे वो अलग मैटर है, ठीक है। तो वर्तमान समय में अगर आप अपने धर्म को माने तो ज़्यादा बेटर रहेगा। संथाल धर्म मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रखता है और मैं संथाल धर्म को नमन करता हूँ, क्योंकि वह जो है ना एक्चुअल धर्म है, क्योंकि उसमें प्रकृति की पूजा होती है। हिंदू धर्म से भी मैं ज़्यादा संथाल धर्म को मानता हूँ, क्योंकि एक्चुअल में संथाल धर्म प्रकृति की पूजा करती है, जल जंगल ज़मीन, ठीक है। चलिए, सॉरी, दिस इज़ माय पर्सनल व्यू ऑन दिस मैटर, ठीक है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, झारखंड के जनजातीय त्योहारों, संगीत, नृत्य, कला के सांस्कृतिक विशेषताओं के बारे में बताइए। तो आप यहाँ पे बता सकते हैं सरहुल पर्व हो गया, करम हो गया, सोहराय हो गया, जितना चीज़ जानते हैं, क्या क्या फेस्टिवल मनाया जाता है, किस तरह से मनाया जाता है, ठीक है, ये सब बताना है। आगे देख लेते हैं, झारखंड में पर्यटन के विकास एवं उसकी सामाजिक सांस्कृतिक भूमिका का विश्लेषण करें। तो अभी मैंने बताया है, पार्क वगैरह घूमिए जाइए, ठीक है, और इस सब के बारे में लिखिए। आप आराम से लिख लीजिएगा, छोटा सा मैंने लिखा है, बाकी आप खुद लिख लीजिएगा। झारखंड के सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया का समग्र मूल्यांकन करें, कि झारखंड में किस तरह से सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन हुआ जब अंग्रेज लोग आए हैं, ठीक है, धर्म भी बदले कुछ लोगों ने, ये सब बताना है। नेक्स्ट आता है यूनिट 4, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन एंड टेनेंसी एक्ट। तो अभी हमने बात किया कि झारखंड में जितना भी जमीनी कामकाज होता है, ये दो कानून है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम CNT एक्ट और दूसरा है SPT एक्ट, ठीक है। तो CNT एक्ट और SPT एक्ट के बारे में आपको बताना है, ठीक। नेक्स्ट अगला आ जाता है यहाँ पे औद्योगिकरण की प्रक्रिया, यानी कि जब झारखंड में यूनिट 4 है ना, झारखंड में औद्योगिकरण की प्रक्रिया और सामाजिक आर्थिक प्रभाव, इसमें बताना है कि झारखंड में किस किस फैक्ट्री का बसा। तो आपको सबसे बड़ा तो बताना है कि झारखंड कोयला के लिए जाना जाता है भाई। धनबाद आपने नाम सुना होगा, कोई कोई गए भी होंगे, धनबाद, बोकारो, रांची, संथाल परगना और नॉर्थ करपुरना, जैसे कि लातेहार, गढ़वा, चतरा, इस सब में कोयला का भंडार है पूरा। झारखंड में 2-3 गो जाना था, BCCL, ये धनबाद में इसका हेडक्वार्टर है, BCCL भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, CCL इसका रांची में हेडक्वार्टर है, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, ठीक है, और एक ECL ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, ठीक है। ECL इसमें कुछ कुछ एरिया आपका संथाल परगना का आता है, और बाकी सब एरिया रांची हो गया, बोकारो हो गया, ये सब में CCL चलता है, धनबाद में BCCL चलता है, ठीक है। और इसके अलावा सबसे बड़ा चीज़ कि आप लोग जमशेदपुर के एरिया के हैं, तो जमशेदपुर में क्या बसा आपको मालूम है ना, टाटा जमशेदपुर। टाटा रतन का नाम लीजिएगा जरूर। टिस्को 1907 में बसता है, उस समय जमशेदपुर का नाम साक्षी था, क्या था, साक्षी, बाद में टाटा रतन, ठीक है। और सर दोराबजी टाटा आते हैं और इसकी स्थापना करते हैं, और लगभग झारखंड के औद्योगिक में, झारखंड के एक तरह से बोलेंगे कि बिजनेस को आगे लाने में टाटा रतन बहुत बड़ा योगदान देते हैं। इसके अलावा जादूगोड़ा जो यूरेनियम फैक्ट्री है, जहाँ पे अक्सर सुनते होंगे कि वहाँ का लोगों को बीमार हो रहा है, ठीक है, इसके बारे में भी बताइएगा कि झारखंड के लोग किस तरह से जादूगोड़ा यूरेनियम फैक्ट्री से तबाह हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, बच्चे अपंग पैदा हो रहे हैं, तो किसी माँ का गर्भ भी नहीं ठहर रहा है, ठीक है, तो किसी का बच्चा पैदा हो रहा है तो विकलांग हो रहा है, ये सब भी बता दीजिएगा, दुष्प्रभाव जो है, रियलिटी, ठीक है। झारखंड में वनों की कटाई के कारण एवं उसके सामाजिक आर्थिक पर्यावरण, इस पर लिखना है। तो सबको मालूम है कि झारखंड का मैक्सिमम लगभग 33% एरिया जंगल से घिरा हुआ है, ठीक। सारंडा का वन है, बड़ा बड़ा वन बताइएगा, ठीक। और काट के, जंगल को काट के फैक्ट्री बसाया गया, ठीक है, कोयला खदान निकाला गया, पत्थर खदान निकाला गया, जिसके कारण आदिवासी विद्रोह भी हुआ। संथाल विद्रोह 1855 में जंगल कटने से ही होता है, जिसके जनक कौन थे, सिद्धू कानू मुर्मू, चांद भैरव, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम CNT एक्ट की भूमिका, प्रमुख प्रावधान, इन सब के बारे में बताना है। CNT एक्ट, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में लागू होता है, ठीक है। बिरसा आंदोलन जब होता है 1855 से 1900 के बीच में, इसी का परिणाम होता है ये CNT एक्ट, ठीक है। उस टाइम पे इसको बनाने में कितना खर्चा आया था, 5 लाख ने कितना खर्चा आया था, ठीक है, मैं भूल गया हूँ।
फिर आता है एसपीटी एक्ट, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम। दो में से कोई एक्ट पूछा जाएगा, या तो सीएनटी एक्ट पूछा जाएगा या एसपीटी एक्ट पूछा जाएगा। ठीक है, इतना कर लीजिए ना, 20 क्वेश्चन काफ़ी है एग्जाम के लिए। ठीक है, 1855-56 में लागू होता है ये एक्ट, और झारखंड के 6 जिलों में ये एक्ट वर्तमान समय में लागू है। नेक्स्ट, झारखंड में आर्थिक परिवर्तन की प्रक्रिया का समग्र मूल्यांकन करें कि झारखंड में किस तरह से आर्थिक प्रक्रिया है। हालांकि यहाँ के मैक्सिमम लोग कृषि पे आधारित हैं। ठीक है, और यहाँ पे खनिज संपदा बहुत है, फिर भी लोग गरीब क्यों हैं ये बताइएगा। पॉलिटिकल पार्टीज को थोड़ा सा बताइएगा। अब आता है पॉलिटिक्स, झारखंड अलग होने का कारण। तो बिहार में हम लोगों का शोषण हो रहा था, ऐसा बोला जाता है। झारखंड आंदोलन की पृष्ठभूमि एवं प्रारंभिक कारणों का बताइए कि क्यों झारखंड बिहार से अलग हुआ। तो मेन कारण था कि हम लोग का जो एरिया आता है दक्षिणी भाग, ठीक है, बिहार का दक्षिणी भाग जो वर्तमान झारखंड है, यहाँ के लोगों का शोषण हो रहा था। ठीक है, यहाँ में खनिज संपदा भरपूर था, फिर भी राज्य का कल्याण नहीं हो रहा था, कारण पॉलिटिक्स। और अभी भी वही है कि अभी भी राज्य का कल्याण नहीं हो रहा, कारण पॉलिटिक्स। ठीक है, आपको मालूम है अभी सीएम गए हैं, कहाँ गए हैं घूमने गए यूरोप। वो जो जैकेट पहने है ना, वो उसका दाम कितना मालूम है? 3 लाख। 3 लाख का जैकेट पहन रहा है यार, और यहाँ पे आदमी बच्चा को स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट देगा तब नहीं। अरे भाई 300 करोड़ रुपया मात्र देना है दोस्तों, पूरे झारखंड के लोगों का स्कॉलरशिप मिल जाएगा। 300 करोड़ रुपया नहीं दे पा रहे हैं, और वहाँ पे 3 लाख का जैकेट पहन रहे हैं। एक गए होंगे तो हमको लगता है कम से कम 1 करोड़ रुपया तो उधर खर्चा हो गया होगा उनके, ज़्यादा से कम नहीं। ठीक है, 1 करोड़ से ज़्यादा खर्चा केवल जाने आने में हुआ होगा उनका। तो 1 करोड़ तो बहुत बहुत कम बोल रहा हूँ, 10 करोड़ के आसपास बोल सकते हैं। ठीक है, एगो करप्शन होता है तो 5,000 करोड़ 7,000 करोड़ का झारखंड का करप्शन होता है। आपने नाम सुना होगा ईडी का, तो मनरेगा घोटाला इस सब में पता चलता है। 300 करोड़ रुपया स्टूडेंट को पैसा नहीं दे पा रही है, हैं, और इतना इतना खर्चा करती है। चलिए, जो भी हो, आप किसी को कुछ भी करें, लेकिन स्टूडेंट का पैसा नहीं रोकना चाहिए। ठीक है, उधर घूम रही है, लेकिन ये नहीं कि हम स्टूडेंट का पैसा मांगने के लिए दिल्ली जाके विचार विमर्श करें। ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे। भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता है ना। झारखंड आंदोलन के विभिन्न चरणों का विश्लेषण करें कि झारखंड आंदोलन में किन का योगदान रहा। तो इसमें आप योगदान बताइएगा। शिबू सोरेन, जो कि हेमंत सोरेन के फादर थे। हालांकि हेमंत सोरेन मतलब अपने फादर के जैसे नहीं बन पाए जिस तरह से उसके फादर थे। ठीक है, जैसे का घोटाला आपको मालूम है कि किस तरह से घोटाला हो रहा है। ठीक है, नौकरियों में, तो अपने फादर के जैसा हेमंत सोरेन नहीं बन पाए। शिबू सोरेन और विनोद बिहारी महतो, इसके अलावा क्या नाम है, सूर्य सिंह बेसरा, और भी बहुत सारे लोगों का योगदान रहता है। ठीक है, इस झारखंड को अलग करने में। नेक्स्ट, जयपाल सिंह मुंडा, सॉरी सबसे मैं बड़ा नाम ही भूल जाता हूँ, जयपाल सिंह मुंडा। जयपाल सिंह मुंडा का सबसे बड़ा योगदान रहता है झारखंड को अलग करने में। ठीक है, जो झारखंड पार्टी के संस्थापक भी रहते हैं। नेक्स्ट है अगला हमारा क्या है, तो झारखंड आंदोलन के प्रमुख नेताओं और संगठनों की भूमिका का मूल्यांकन करें। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला आ जाता है हमारा यहाँ पे जेएमएम के बारे में बताना है, 1976 में बनता है। ठीक है, आजसू के बारे में थोड़ा सा बता दीजिएगा, थोड़ा सा और पढ़ लीजिएगा अपने से। झारखंड राज्य के गठन की प्रक्रिया और राजनीतिक महत्व बताइए। 15 नवंबर में अल्टीमेटली हमारा झारखंड का जन्म होता है ना, और अभी तक 25 साल हो गया, झारखंड का डेवलपमेंट कुछ खास नहीं हुआ है। झारखंड राज्य के गठन का सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक प्रभाव क्या पड़ा ये बताइएगा। तो बिहार का 46% हिस्सा काट दिया गया और हम लोग को झारखंड बनाया गया है। अब आता है मेजर पेपर 11। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा ऐप के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, दिन मुलाकातें करते हैं। तो देखिए, ये है ज्ञान सागर ऐप। ये इस ऐप को अगर आप सर्च कीजिएगा प्ले स्टोर में तो ज्ञान सागर आपको सेम मिल जाएगा। इसी चैनल के नाम पे रखा गया है ज्ञान सागर ऐप का नाम। ठीक है, ज्ञान सागर सर्च कीजिएगा, चैनल आ जाएगा। 5,000 प्लस आपको डाउनलोडर मिल जाएंगे। इसको क्लिक करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, इस तरह से खुल जाएगा। जोहार, पढ़ो और अपने हक के लिए लड़ो, झारखंड में यही नारा है। ठीक है, बिरसा मुंडा का लोगो है। ऐप को क्लिक करेंगे, इस तरह से आएगा। आपको क्लिक करना है क्रिएट एन अकाउंट पे। क्रिएट एन अकाउंट पे बहुत सारे लोग इंस्टॉल कर लिए, उनका तो फ्री में है, वो लोग एक्सेस कर सकते हैं। क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका इस तरह से आ जाएगा। फिर फुल नेम और मोबाइल नंबर, पूरा नाम दीजिएगा, यहाँ पे मोबाइल नंबर दीजिएगा। ठीक है, फिर क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है OTP आएगा फ़ोन पे, और फिर आपका लॉगिन हो जाएगा। OTP आएंगे, OTP डालेंगे और ये लॉगिन हो जाएगा। इस तरह से ओपन हो जाएगा। ठीक है, अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है। देखिए ऑन हो जाएगा। अब क्या करना है, अब आपको आना है ऑल कोर्स में। ठीक है, पहले आइएगा ऑल कोर्स में। ऑल कोर्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारा कोर्स आ जाएगा।
ठीक है। आपको बहुत सारा यूनिवर्सिटी का कोर्स आएगा, आपको लेना है कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा का कोर्स। यहाँ पे 60 रुपये पेमेंट करना होगा, पे नाउ आएगा 60 रुपये का, ये 60 रुपये पेमेंट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद आपका जो है इस तरह से खुल जाएगा। आप आएंगे सेमेस्टर 5 में, ठीक, सेमेस्टर 5 में क्लिक करेंगे, यहाँ पे 1 मिनट, सेमेस्टर 5 में क्लिक करेंगे तो यहाँ से फिर इस तरह से आ जाएगा। IAP वाला वीडियो देख सकते हैं, इंटर्नशिप इसमें हम डाल दिए हैं, वीडियो भी है, नोट्स भी है, और इसमें केवल नोट्स मिलेगा। मेजर पेपर में, मेजर पेपर 9, 10, 11 का इस पर क्लिक करेंगे, जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा उस पर क्लिक करेंगे, फिर आपका नोट्स डाउनलोड हो जाएगा। हिस्ट्री का है तो हिस्ट्री का डाउनलोड कर लीजिएगा। माइनर पेपर का भी मैं जल्दी ही डाल दूंगा। मैंने बताया ना, एक साथ कई सारे एग्जाम आ गए जिसके कारण मैं बिजी हो गया हूँ। और मेरा भी एग्ज़ाम है यार, 8 तारीख को मेरा सीटेट का एग्ज़ाम है, उसका भी मुझे पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है। तो सब कुछ हैंडल करना पड़ रहा है। चलिए, और ये 60 रुपया अभी आप पेमेंट करेंगे तो ये 4 साल तक फ्री हो जाएगा। मेजर पेपर 6, 7, 8, सॉरी सेमेस्टर 6, 7, 8 हर एक सब्जेक्ट का नोट्स दिया जाएगा। और एक चीज़, ये आपका जैसे ख़त्म हो गया पढ़ाई तो आप ये यही 60 रुपया का जो पेमेंट है ये 4 साल तक चलता रहेगा। मतलब 26 में कर रहे हैं तो 30 तक चलेगा। आपके घर में कोई और होंगे उसको दे दीजिएगा, वो सेमेस्टर 1, 2 का फ़ायदा उठाएगा, ठीक है। तो इतना सब कुछ है। ऐप का लिंक जो है वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूँगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। कहाँ गया जी? मेजर पेपर 11, ये देखिए मेजर पेपर जो 11 है इसमें क्या करना है। मेजर पेपर 11 हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड, यानी कि वर्तमान दुनिया के बारे में जानना है, आधुनिक दुनिया के बारे में। कब से? तो 1919 से 1947 तक, इसी के बीच में आपको क्या क्या पढ़ना है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सब पढ़िएगा। सबसे पहले आता है अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ठीक है, अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पढ़िएगा। फिर पढ़िएगा राइज ऑफ, क्या है, टोटलिटरिज्म। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। तो फिर आता है एंटी इम्पेरियलिस्ट मूवमेंट बिटवीन ग्रेट वॉर, जब होता है वॉर होता है, लड़ाई होता है, विश्व युद्ध होता है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे पढ़ना है क्राइसिस ऑन कैपिटलिज्म, यानी कि पूंजीवाद का उदय के बारे में पढ़ना है, क्राइसिस ऑफ कैपिटलिज्म। फिर पढ़ना है आपका क्वेस्ट फॉर सिक्योरिटी एंड रोड टू सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में पढ़ना है। चलिए मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है राष्ट्र संघ। आपको मालूम है संयुक्त राष्ट्र संघ, UNO, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसी का पुराना नाम था राष्ट्र संघ, लीग ऑफ नेशन, ठीक है। इसकी स्थापना, संगठन और उपलब्धि के बारे में बताना है कि लीग ऑफ नेशन, राष्ट्र संघ की स्थापना क्यों की गई। तो लीग ऑफ नेशन यानी कि राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी किस लिए मालूम है? इसकी स्थापना की गई थी ताकि प्रथम विश्व युद्ध को न हो पाए। प्रथम विश्व युद्ध जो 1919 में हुआ था उसके बाद इसकी स्थापना की गई। दूसरे विश्व युद्ध ना हो पाए परंतु राष्ट्र संघ बना। फिर भी द्वितीय विश्व युद्ध हुआ 1939 से 1945, जिसमें हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिराया जाता है, ठीक है। फिर पढ़ना है इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में, जो कि द हेग में है। जब एक देश का दूसरे देश के साथ झगड़ा हो जाता है तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मामला जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ना है। इसकी स्थापना कैसे होती है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है। तो यह श्रमिकों के कानून को लेकर लड़ता है। थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ, ठीक है। और इसकी जो कैपिटल है वह कहाँ पे है? इटली की राजधानी रोम में है। और विश्व श्रमिक दिवस हम लोग 1 मई को मनाते हैं, ठीक है, ताकि किसी भी मजदूर का शोषण ना हो सके, लेकिन शोषण होता है। थक जाता हूँ यार, 1 घंटा तक लगातार मोबाइल देखना यार, बिना पलक झपके ना आँख खराब हो जाएगा मेरा। कभी कभी माथा भी दर्द करने लगता है। चलिए ये सब पढ़ना है आपको। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। तो अगला जाता है नव साम्राज्यवाद के संदर्भ में मंडेप प्रणाली की व्याख्या करें। ये मंडेप प्रणाली क्या है, नव साम्राज्यवाद, ये सब पढ़ना है। आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आ जाता है प्रथम विश्व युद्ध के बाद बने नए विश्व व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या थी, ठीक है। और विश्व जो है 2 भागों में बढ़ जाता है, एक अमेरिका का साइड में, एक रूस के साइड में, ठीक है। और जापान छोटा सा देश था, पिद्दी सा देश, लेकिन अमेरिका आपको पर्ल हार्बर पे अटैक करता है, आप लोग पढ़िएगा अभी, ठीक है। तो अमेरिका को अगर आप अटैक कीजिएगा, जापान जैसा छोटा सा देश, तो क्या अमेरिका शांत रहेगा? बिल्कुल शांत नहीं रहेगा। पूरे विश्व
प्रथम विश्व युद्ध में दो भागों में बट जाता है, मित्र शक्ति और एक है दोनों साइड में, ठीक है, एक साइड में अमेरिका, एक साइड में रूस। नेक्स्ट, 1919 के बाद अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। आलोचना मतलब जब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनते हैं तो उनके क्या क्या कमियां थी, इन कमियों के बारे में बताना है। नेक्स्ट, अगला जाता है राइज ऑफ टोटलेरिज्म, ठीक है। इसमें सबसे पहले आ जाता है जर्मनी में नाजीवाद। जर्मनी देश की राजधानी कहाँ है? बर्लिन, ठीक है। तो जर्मनी में नाजीवाद, और नाजीवाद आपने नाम सुना होगा हिटलर का। हिटलर कहाँ का शासक था? जर्मनी का। गैस चैम्बर में घुसा के लोगों को मारता था, याद है आपको? आपको कहाँ से याद रहेगा? मुझे याद नहीं है, तो किताब पढ़ के याद होता है ना। चलिए, तो जर्मनी में नाजी शासन था। हिटलर का नाम सुने होंगे आप, हिटलर के बारे में पढ़िएगा बहुत दिन के बाद फिर ना। तो जर्मनी में नाजीवाद के उदय के कारण पढ़िएगा, क्यों नाजीवाद का उदय होता है, उसकी प्रमुख विशेषता क्या क्या थी, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट, आगे देख लेते हैं। तो अगला आ जाता है हमारा यहाँ पे, और इटली में रहता है मुसोलिनी। इटली में जैसा हिटलर था जर्मनी में, उसी तरह से इटली में जो शासक था उसका नाम था मुसोलिनी। मुसोलिनी आपको मालूम है? एक चीज़ बताता हूँ, बहुत डीप नॉलेज है। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था, मतलब वर्ल्ड वॉर, तो उस टाइम पे इटली के जो ये थे मुसोलिनी, वो बहुत डिप्रेशन में रहते थे। सिंपल सी बात है कि भाई डिप्रेशन में तो कोई भी आदमी रहेगा। तो वो जब थक जाते थे ना मेंटली रूप से पूरी तरह से, ठीक है, तो वो अपने रूम के बाहर में कुछ लड़कियों को रखे थे, ठीक है, जिसको हम लोग वो बोलते हैं ना इस तरह से, लाइट, ये वाला वर्ड मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो होती थी, कुछ लड़कियों को अपने रूम के बाहर रखते थे अपने घर के, और जब भी वो वॉर में आते थे, बहुत परेशान हो जाते थे, तब वो वहाँ पे जाया करते थे, ठीक है। तो इससे क्या सीख मिली है? सीख मिलती है ये कि ये जो वर्ड है, ठीक है, जिसको हम लोग इस नाम से जानते हैं, ये हमारे मेंटल को एक तरह से पीस भी देता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अभी अब ये करने लगे, नहीं, ये एक स्टेज के बाद होता है। बस मैं एक ज़रा सा फैक्ट्स बताई हूँ आपको, ठीक है। आप बोलिएगा ये सब चीज़ आपको कहाँ से मिला? अरे भाई इंटरनेट का ज़माना है, नहीं। चलिए, तो ये है इटली के शासक, फांसीवाद, एक था नाजीवाद जो जर्मनी में था, और फांसीवाद कहाँ पे था? इटली में। मुसोलिनी इसके प्रवर्तक थे। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट पढ़िएगा आप लोग यहाँ पे, रूस में साम्यवाद। रूस में क्या था? तो रूस में था साम्यवाद। साम्यवाद क्या था कि सभी को गवर्नमेंट कर देना है, यानी कि जितना भी चीज़ है सब गवर्नमेंट का चलेगा, ठीक है, किसी और का नहीं चलेगा, सब कुछ गवर्नमेंट होगा, सब कुछ एवरीथिंग गवर्नमेंट संभालेगी। नेक्स्ट, जापान में सैन्यवाद। देखिए सबका अपना एक चल रहा है। जापान में सैन्यवाद, मिलिट्रिज्म, यानी कि जापान में क्या था, सब सेना के हैंड ओवर रहेगा, जो भी चलेगा सब सेना का चलेगा, ठीक है, किसी का और कुछ नहीं चलेगा। और जापान जो है चीन से भी टक्कर लेने के लिए रेडी हो जाता है बेटा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला आता है सर्वसत्तावादी विचारधाराओं की सामान्य विशेषताओं का तुलनात्मक विवेचन करें। अब आता है यूनिट 3। इसमें आता है चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन की भूमिका और डॉक्टर sun यat-sen की भूमिका के बारे में बताना है कि चीन में डॉक्टर sun यat-sen किस तरह से राष्ट्रवाद की भूमिका देते हैं, ठीक है, लोगों को एक तरह से चीन के प्रति क्या बोलते हैं, जागरूक करते हैं। नेक्स्ट, डॉक्टर sun यat-sen 3 सिद्धांत का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए कि sun यat-sen ने 3 को सिद्धांत दिया था, ठीक है, अभी आप पढ़िएगा, उनकी कौन कौन सी कमियां हैं ये बताने हैं आपको इसमें। नेक्स्ट, अगर आपने चाइनी चौक टू चाइना मूवी देखा होगा अक्षय कुमार का, तो उसमें बताया गया है। अगला जाता है मिस्र में साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन के कारण एवं विकास का विस्तार से वर्णन करें। 1 घंटा का वीडियो पार हो गया यार, समझ सकते हैं मेरी हालत क्या होगी। चीन और मिस्र के साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन की तुलनात्मक समीक्षा करें। किसमें बोला गया है? तो चीन और मिस्र, ठीक है। मैं अब क्वेश्चन दिखा देता हूँ, मैं बोलने की हालत में नहीं हूँ, इतना थक चुका हूँ, ठंडा लग रहा है यार रूम में, ठंडा का दिन में। 2 विश्व युद्ध के बीच साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है, तो किस तरह से हिरोशिमा और नागासाकी पे 2 बम गिराए जाते हैं, फैट मैन और लिटिल बॉय के नाम से, ठीक है। और यूनिट 4 आता है आपका महान आर्थिक मंदी, ग्रेट डिप्रेशन जिसको बोलते हैं, या ग्रेट इकोनॉमिक क्राइसिस बोलते हैं, ठीक है।
ग्रेट डिप्रेशन या ग्रेट इकोनॉमिक क्राइसिस, जो पूरी की पूरी विश्व को लगभग एक तरह से आर्थिक मंदी की ओर ले जाती है। चारों ओर भूखमरी छा जाता है, ठीक है, बेरोजगारी छा जाता है, लोग बहुत से भूख के कारण मर जाते हैं, महान आर्थिक मंदी, ठीक है, ये सब आपको पढ़ना है इसी में। आगे देख लेते हैं, महान आर्थिक मंदी के कारण पूंजीवाद की विफलताओं का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। पूंजीवाद यानी कि जो सब कुछ प्राइवेट करने के ऊपर फोकस करता है, ठीक है, तो उसमें कमियां को बताया गया है इसमें। नेक्स्ट, अमेरिका में रूजवेल्ट की न्यू डील नीति, ये रूजवेल्ट अमेरिकी राष्ट्रपति रहते हैं, ठीक है, और वहाँ भी एक पॉलिसी लाई जाती है न्यू डील पॉलिसी, ये क्या होता है ये आपको इसी में पढ़ना है। नेक्स्ट, न्यू डील नीति यानी कि न्यू डील पॉलिसी जो अमेरिका में लाई जाती है अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट के द्वारा, उसमें कौन कौन सी कमियां रहती हैं, इन कमियों के बारे में पूछा गया है। आगे देख लेते हैं, तो अगला आ जाता है हमारा यहाँ पे क्या है, तो यूनिट 5, इसमें आपको सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में अच्छे से जानना है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की खोज किस तरह से बढ़ जाती है, ये बताना है आपको विस्तार से। मुझे लगता है आप में से शायद कोई वीडियो देखे होंगे 1 घंटा तक। अगर आप में से कोई वीडियो देखें 1 घंटा तक तो मैं आपको थैंक्स बोलना चाहता हूँ, और क्या बोलूँगा कि 1 घंटा तक वीडियो देखे हैं इसके लिए धन्यवाद। लेकिन पता कैसे चलेगा, आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, ठीक है, मैं अभी प्रश्न दूंगा। चलिए आप बताइएगा कि कोल्हान विश्वविद्यालय की स्थापना कब होती है। कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा की स्थापना कब होती है, ठीक है, इससे 2 चीज़ पता चलेगा कि आप कोल्हान विश्वविद्यालय के बारे में जानते हैं, थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं, और दूसरा चीज़ ये कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। थैंक यू, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा लास्ट तक देखेंगे तो। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की ओर ले जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे कौन कौन से कारण थे जिसके कारण सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है, ठीक है, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्रों के बीच में, और सबसे ज़्यादा नुकसान जापान को पहुंचता है, हालांकि इंग्लैंड को भी पहुंचता है बहुत ज़्यादा नुकसान। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण अंग्रेज लोग कमज़ोर पड़ गए हैं, बहुत ज़्यादा सेना उनका नष्ट हो जाता है, पैसा चला जाता है, और इसी कारण भारत को आज़ाद भी करना पड़ता है, नहीं तो अंग्रेज लोग भारत को छोड़ने वाला नहीं था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं होता तो शायद भारत और कुछ समय तक गुलाम रहता, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अंग्रेज लोगों का बहुत ज़्यादा पैसा नुकसान होता है, और भारत को गुलाम बनाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए था और पावर चाहिए थी, जो कि ख़त्म हो गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, ठीक है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर भारत की आज़ादी का एक बहुत बड़ा कारण है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अंग्रेज कमज़ोर पड़ गए हैं और फिर भारत को छोड़ना पड़ा, ठीक है। यूएनओ 15 अगस्त को भारत को आज़ादी क्यों मिल रही है मालूम है? 15 अगस्त को जापान आत्मसमर्पण किया था, और इसी कारण अंग्रेज 15 अगस्त को हमें आज़ादी दिलाए हैं। अंग्रेज बताना चाहते हैं, ठीक है, कि देखो हम आज़ादी तुमको दे रहे हैं, तुम लिए नहीं हो, ठीक है। तो एक तरह से ध्वंस जमा के दिखा गए हैं। अगला आ जाता है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उत्पन्न नए द्विध्रुवीय विश्व युद्ध, ठीक है, बायपोलर वॉर होता है। शीत युद्ध, शीत युद्ध के बारे में आपको नहीं पढ़ना है, हालांकि पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा। और गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में पढ़िएगा। जैसे कि पूरी दुनिया में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था तो एक साइड था अमेरिका का साइड, एक था रूस का साइड। भारत के पूछा गया कि भारत किसके साइड में रहेगा तुम? भारत बोला हम नहीं रहेंगे, हम गुट निरपेक्ष हैं, किसी भी गुट में नहीं जाएंगे, निरपेक्ष। तो इसको नाम दिया गया, नाम NAM, नॉन अलाइड मूवमेंट, गुट निरपेक्ष नीति हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो भारत किसी भी जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था तो भारत किसी के भी साइड में नहीं था, ठीक है। सुन के बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत से अच्छे काम भी किए हैं, बहुत से गलत काम भी किए हैं, लेकिन अच्छाइयों को भी थोड़ा बहुत देखिए कि वो विश्व युद्ध में भारत को किसी भी ओर से नहीं लड़ने दिए, बोलेंगे कि नहीं हम नहीं लड़ेंगे, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम का समग्र मूल्यांकन कीजिए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हो रहा था तो क्या क्या इसका परिणाम हुआ हमारे लिए, ये बताइए। और लास्ट में इंटर्नशिप IAP, इंटर्नशिप जो है वो आपके कॉलेज देंगे, आपके ऑनर्स के अकॉर्डिंग लिखने के लिए देंगे 30 पेज का, ठीक है। 10-12 का टॉपिक देगा, किसी एक टॉपिक में आपको 30 पेज लिखना होगा। इंटरनेट पर सर्च कर करके आप आराम से उसको लिख दीजिएगा, ठीक है। और कहीं कहीं पे होता है कि 2 महीना आपको काम करने के लिए भेजा जाता है, तो लेकिन मैक्सिमम यूनिवर्सिटी आपको काम करने नहीं बल्कि 30 पेज का इंटर्नशिप दे देता है। 30 पेज का एगो असाइनमेंट लिख के जमा कर दीजिए, ख़त्म हो गया। तो मैं वीडियो बनाते बनाते थक गया। चलिए बताइएगा। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय। और ऐप का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी है और प्ले स्टोर में भी है, ठीक है। जोहार।